गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टूर। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें आज हम डिस्कस, जिसका कोड है आपका EB5312। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बायो पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इंडस्ट्रीज में भी कल को अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपसे यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कंक्रीट्स के बारे में, उसके प्रोपोर्शन देखे थे, हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे थे, देन हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट डिस्कस किया था। आज हम कंक्रीट की प्रॉपर्टी है, एक वर्केबिलिटी, हम इसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट्स क्या होती है और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके अफेक्ट करते हैं हमारे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट्स को। ठीक है, तो वर्केबिलिटी क्या होता है, इसका हम 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, पहला डेफिनेशन क्या बोलता है, और तीनों डेफिनेशन का मीनिंग सेम है। ठीक है, बस वर्डिंग का डिफरेंस है। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या बोला, देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंक्रीट। क्या बोल रहा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंक्रीट by virtue of which it can be placed, compact, finished and mixed easily. ठीक है, it means the major portion of work done is done by concrete, that is internal work done. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन देखो कि एक और है हमारे पास, द वर्केबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू परफॉर्म इंटरनल वर्क। ठीक है, तीसरा हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट वर्केबिलिटी इज द टर्म रिलेटेड टू वर्क इन्वॉल्व इन कंक्रीट। अब तीनों डेफिनेशन में देखो एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, दैट इज व्हाट इंटरनल वर्क, है ना। तीनों का मतलब, तीनों का मीनिंग भी सेम है डेफिनेशन का, बस वर्डिंग का डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले मैं आपको देखो, ये समझा दूं कि इंटरनल वर्क होता क्या है। देखो, इंटरनल वर्क होता है हमारा, लास्ट क्लास में हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट डिस्कस किया था, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में हमने क्या देखा था कि कैसे हमारे कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर प्रोडक्शन होता है। तो उसमें हमारा पहला स्टेप्स था, क्या था, दैट इज व्हाट बैचिंग। बैचिंग के बाद मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, देन प्लेसिंग, देन कॉम्पैक्शन एंड देन फिनिशिंग। ठीक है, तो ये हमारा, ये जो प्रोसेस होता है, ये क्या कराता है, हमारा इंटरनल वर्क। ठीक है, इंटरनल वर्क डन, इसी को ही बोलेंगे हम लोग। और इस वर्क को करने के लिए कौन करता है, ये वर्क कंक्रीट खुद करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंटरनल वर्क। ठीक है, तो हमारा कंक्रीट ऐसा होना चाहिए ताकि ये सारे इंटरनल वर्क खुद परफॉर्म कर सके बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट्स के। ठीक है, तो मैं इसको आसान शब्दों में फिर से समझाता हूँ। मतलब कि क्या, कंक्रीट करते समय बनाया गया ऐसा मिक्स जिसको हम इजिली कॉम्पैक्ट कर सकें, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकें, इजिली उसको प्लेस कर सकें और उसका इजिली कॉम्पैक्शन करके उसकी फिनिशिंग कर सकें। ठीक है, या फिर फिनिशिंग की जा सकती हो, तो ऐसे कंक्रीट्स को हम क्या बोलेंगे, वर्केबल कंक्रीट्स। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कंक्रीट्स की, दैट इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। ठीक है यहाँ तक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सिक्यूट अबव वर्क, मतलब कि कौन से वर्क, हमारी इंटरनल वर्क डन, एफर्ट शुड बी व्हाट, मिनिमम एज पॉसिबल, देन सच कंक्रीट इज नोन एज वर्केबल कंक्रीट। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, अगर ये सब काम करने में अगर आपको लेस एफर्ट लग रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये वर्केबल कंक्रीट है। ठीक है, मतलब कि क्या, गुड वर्केबल कंक्रीट्स। ठीक है, अगर मान लो, इफ कॉम्पैक्शन एफर्ट रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द वॉइड्स ऑफ कंक्रीट इज मोर, मतलब कि क्या, अगर कंक्रीट्स में क्या होता है, वॉइड्स होता है, और इन वॉइड्स को, मतलब कि वॉइड्स में क्या होता है, आपका एयर प्रेजेंट होता है, और इन एयर को हमको क्या करना है, अगर एक्सप्लोड करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाना पड़ता है। कॉम्पैक्शन के लिए हमारे पास नीडल वाइब्रेटर है एक्सेट्रा। तो क्या हो रहा है, हमको डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, वहाँ पे कॉम्पैक्शन एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा एफर्ट ज़्यादा लगेगा कॉम्पैक्शन करने में कंक्रीट्स का, जो कि कंक्रीट को खुद को करना था। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो देयरफॉर सच कंक्रीट इज रेफर्ड एज पुअरली कंक्रीट, मतलब कि अगर हमको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े तो हम कह सकते हैं कि वो जो कंक्रीट हमारा कैसा है, पुअरली ग्रेडेड कंक्रीट है या फिर पुअरली वर्केबल कंक्रीट है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, तो कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, डेंसिफिकेशन हो जाती है किसकी, हमारे कंक्रीट्स की, लेकिन उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंस हो जाता है हमारा कंक्रीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्केबिलिटी। समझ में आ गया होगा वर्केबिलिटी क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका एक और बहुत सारे डेफिनेशन बन सकते हैं।
तो ठीक है, तो मैंने आपके सामने 3 डेफिनेशन पढ़े, उनको बताया कि क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये हमारा, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारा, दैट इज व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग कंक्रीट। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंक्रीट के अफेक्ट करते हैं उसकी वर्केबिलिटीज को। इसमें सबसे पहला है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है, इसलिए इसको सबसे पहले डिस्कस करो। अब इसको डिस्कस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक ग्राफ है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्राहम्स लॉ। ये जो फिगर है इसको क्या बोलते हैं, अब्राहम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें वाई एक्सिस में हमने क्या रखा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रखा हुआ है, और एक्स एक्सिस में हमने क्या रखा है, वाटर सीमेंट रेशियो को रखा हुआ है। और मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ, देखो इस तरह से। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ऐसा। ठीक है, जिसमें देखो वाई एक्सिस में देखो ये क्या हमारा, और एक एक्स एक्सिस में क्या हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, और वाई एक्सिस में क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब मैं वाटर सीमेंट जब हाई करता हूँ, जब मैं वाटर सीमेंट रेशियो बहुत बढ़ाता हूँ, तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, देखो मेरा जो कंक्रीट है उसकी क्या हो रही है, उसकी वर्केबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जा रही है। मतलब कि क्या हो जा रहा है, हाई वर्केबल हो जा रहा है हमारा कंक्रीट। अगर हाई वर्केबल हो जा रहा है कंक्रीट, तो हमको जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी, लेस मिलेगी। ठीक है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस मिलेगी और उसकी वर्केबिलिटी क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है, कब, जब हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाए। और वही अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर कम कर देता हूँ, तो जो हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलने वाली कैसे मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। और ऐसे टाइप के कंक्रीट्स को हम क्या बोलेंगे, लो वर्केबल कंक्रीट्स बोलेंगे या फिर पुअर वर्केबल कंक्रीट्स बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में एक और कंक्रीट आता है, दैट इज कॉल्ड गुड कंक्रीट। ठीक है, दैट इज व्हाट गुड कंक्रीट, गुड वर्केबल कंक्रीट। मतलब कि क्या, ऐसा कंक्रीट अगर हमको लेस एफर्ट लगाने से अगर वो फुली कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुड वर्केबल कंक्रीट। और रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फुली किसी भी कंक्रीट को फुली कॉम्पैक्ट कर पाओ। ठीक है, आइदर या तो वो लो वर्केबल होगा या तो वो हाई वर्केबल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा अब्राहम्स लॉ। तो देखो अब्राहम्स लॉ क्या कहता है, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल डिक्रीजेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे में, अब्राहम्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, अब्राहम्स लॉ क्या कहता है, अब्राहम्स लॉ कहता है इफ इफ वाटर सीमेंट इफ वाटर सीमेंट रेशियो हम कितना लेके चलते हैं, 0.4 टू 0.6। कंक्रीट बनाते समय याद करो मैंने बताया था। ठीक है, अगर इंक्रीज करते हैं हम लोग, इफ वाटर सीमेंट रेशियो increases then compressive strength will decreases। ठीक है, and if water cement ratio decrease then compressive strength will increase। ठीक है, तो ये हमारा अब्राहम्स लॉ कहता है। ये क्या बोल रहा है, देखो अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जा रहा है, और वही वाटर सीमेंट रेशियो हम कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लो वर्केबल कंक्रीट कौन से होते हैं और हाई वर्केबल कंक्रीट कौन से होते हैं। तो देखो लो वर्केबल कंक्रीट वो कंक्रीट होते हैं जिसका ग्रेड M50 से ऊपर हो। ठीक है, M50 या फिर M50 से अबव वाले कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, M50 M50 या फिर उससे अबव अबव ग्रेड वाले कंक्रीट्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स वाले को क्या बोलेंगे, हाई वर्केबल कंक्रीट, सॉरी लो वर्केबल कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, लो वर्केबल कंक्रीट। अब लो वर्केबल कंक्रीट जो बोल रहा है आपको पता ही है। ठीक है, मतलब कि क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, सॉरी एक सेकंड, वाटर सीमेंट रेशियो, तो ये वो वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे लेस आएगा ना,
मतलब कि हम किसकी बात करें, M50 और अबव ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इस टाइप के ग्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, लो वर्केबल कंक्रीट। इसमें क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो कम होने के कारण क्या होता है, इसमें इसकी वर्केबिलिटी कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, और लो होती है तो वर्केबिलिटी, जब वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए देखना इस टाइप के कंक्रीट्स को हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और जैसा कि आपको पता ही है, ये ग्रेड क्या है, हाई हाई स्ट्रेंथ ग्रेड वाला कंक्रीट है, दैट इज व्हाट M50। और M50 से अबव क्या कहलाता है आपका, हाई ग्रेड वाला कंक्रीट कहलाता है, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड वाला, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपके लो वर्केबल कंक्रीट। अगर मैं बात करूँ किसकी, हाई वर्केबल कंक्रीट्स की। हाई वर्केबल मतलब कि हाई वर्केबल हाई वर्केबल कंक्रीट मतलब कि क्या, हाई वर्केबल कंक्रीट कैसा होगा, हाई वर्केबल कंक्रीट क्या हो सकता है, दैट इज व्हाट लो ग्रेड कंक्रीट। लो ग्रेड कंक्रीट या फिर लो ग्रेड वाले, लो ग्रेड कंक्रीट का एग्जांपल है, या फिर हाई वर्केबल कंक्रीट का एग्जांपल है लो ग्रेड कंक्रीट। एग्जांपल M20 ग्रेड या फिर उससे कम वाले। ठीक है, M20 या फिर उससे लेस के जो भी ग्रेड होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे लो ग्रेड कंक्रीट कहलाएंगे या फिर हाई वर्केबल कंक्रीट कहलाएंगे। ठीक है, लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्यों ऐसा, आप सभी को पता है। हाई वर्केबल कब होता है, जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होता है तो क्या निकल के आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम निकल के आता है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या निकल के आ रहा है, कम निकल के आ रहा है। मतलब कि क्या, इसकी वर्केबिलिटी क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू, अगर इसकी बात करें तो क्या है, इसकी वर्केबल कैसे है, हाईली वर्केबल है कंक्रीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कंक्लूजन लिख सकता हूँ। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करता हूँ तो क्या हो रही है, वर्केबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वर्केबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और क्या कम हो रहा है, अगर वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल है, पंप्ड कंक्रीट। ये कैसा होता है, हाई वर्केबल होता है। ठीक है, हाई वर्केबल होता है, वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे बढ़ा है, क्या बढ़ा, वर्केबिलिटी बढ़ी, फ्रिक्शन कम हुआ, स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्ट्रेंथ भी कम हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया पंप्ड कंक्रीट। और क्या हो सकता है, लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, लाइट वेट कंक्रीट, ये सब क्या हो गया, उसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर मान लो वाटर सीमेंट रेशियो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर सीमेंट रेशियो कम करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो मेरा यहाँ पे वर्केबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो जा रही है, कम हो जा रही है। और क्या हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, जो भी अफेक्ट करता है हमारे किसको, कंक्रीट्स को। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर्स, दैट इज व्हाट, जो सेकंड फैक्टर है जो कि हमारे कंक्रीट्स को अफेक्ट करता है, दैट इज व्हाट, सेकंड फैक्टर इज एग्रीगेट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे कंक्रीट्स को क्या करता है, कंक्रीट के वर्केबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, देखो समझते हैं। सबसे पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूँ। इफ अ मिक्स if a mix have more more aggregate more aggregate cement
ratio, then it will have less वर्केबिलिटी। ठीक है, उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है ये एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, कैसे ये अफेक्ट करते हैं हमारे कंक्रीट्स को। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले समझते हैं। अगर मैं एग्रीगेट सीमेंट का रेशियो इंक्रीज करता हूँ, मतलब कि क्या, अगर मैं एग्रीगेट्स को इंक्रीज करता हूँ हमारे कंक्रीट्स के अंदर में, तो क्या होती है इसकी वर्केबिलिटी भी कम हो जाती है। वर्केबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एग्रीगेट से बढ़ाने से। अब ये क्यों होता है, ये सबसे पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल ले लो, दैट इज व्हाट, लो वर्केबल कंक्रीट। अगर वर्केबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लो वर्केबल है। ठीक है, लो वर्केबल कंक्रीट। कैसे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो मान लो मैं यहाँ पे कंक्रीट्स का क्यूब बनाया, मान लो ये कोई हमारा कोई एरिया है, 1 मीटर क्यूब का एरिया, और मेरे को क्या करना है यहाँ पे, मैंने 1 मीटर क्यूब के लिए मैंने कोई कंक्रीट्स तैयार किया, और इस कंक्रीट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीगेट्स का रेशियो ज़्यादा कर देता हूँ। एग्रीगेट्स का क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रेशियो ज़्यादा कर दिया, एग्रीगेट का परसेंटेज मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। सिर्फ एग्रीगेट मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा कंक्रीट्स रहेगा उसमें क्या होगा, सिर्फ एग्रीगेट ज़्यादा दिखेंगे। मतलब कि क्या, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसका इंक्रीज हो गया, हमारे एग्रीगेट्स का। ठीक है, अगर सरफेस क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, मतलब कि क्या, यहाँ पे सीमेंट मोर्टार कम पड़ रहा है। सीमेंट मोर्टार क्या हो गया, कम पड़ गया। मतलब कि क्या, सीमेंट मोर्टार मतलब क्या, लुब्रिकेंसी। लुब्रिकेंसी मतलब कि लुब्रिकेंसी जो है हमारा क्या हो गई, कम हो गई। अगर लुब्रिकेंसी कम होगी तो क्या होगी, इसकी प्लास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्लास्टिसिटी अगर कम हो गई तो क्या होगा, इसकी वर्केबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी भी कम हो जाएगी, और इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, लो वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब कभी हम लोग एग्रीगेट सीमेंट का, जब हम लोग एग्रीगेट सीमेंट सॉरी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को जब हम लोग बात करेंगे, और जब उसमें एग्रीगेट का परसेंटेज हम इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, किसका, एग्रीगेट्स का। और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा हमारा, इसकी लुब्रिकेंसी कम हो जाएगी। लुब्रिकेंसी मतलब क्या, सीमेंट मोटार का जो रेशियो वो कम हो जाएगा। अगर लुब्रिकेंसी कम हो गई तो प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, और प्लास्टिसिटी कम हो गई तो क्या होगी, हमारा वर्केबिलिटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इनकेस व्हाट, अगर हमने अगर एग्रीगेट एग्रीगेट सीमेंट में अगर मान लो हमने एग्रीगेट्स को कम कर दिया, तो एक और डायग्राम यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई कंक्रीट तैयार किया ऐसा। ठीक है, और इस कंक्रीट में मैंने क्या किया, एग्रीगेट मैंने कम कर दिया परसेंटेज। ठीक है, एग्रीगेट कम कर दिया परसेंटेज, तो क्या होगा देखते हैं। तो देखो, जब मैंने एग्रीगेट्स कम किया तो क्या हो गया, यहाँ पे एग्रीगेट्स तो कम हो गया, और एग्रीगेट्स जब कम हो गया तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या, किसकी परसेंटेज आ गई, यहाँ पे आपका सीमेंट मोटार का परसेंटेज बढ़ गया। सीमेंट मोटार का अगर परसेंटेज बढ़ गया मतलब कि क्या, सीमेंट मोटार का जो सरफेस एरिया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, किसका, सीमेंट मोटार का। और सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया मतलब कि क्या, सीमेंट मोटार मतलब क्या, हमारा लुब्रिकेंसी। लुब्रिकेंसी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। ठीक है, लुब्रिकेंसी अगर बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, इसका, इसकी प्लास्टिसिटी बढ़ गई। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या हो गई, प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो गई। अगर प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो गई तो मैं कह सकता हूँ कि क्या, इसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा क्या होता है, वाटर एग्रीगेट सीमेंट का रेशियो जो होता है वो भी क्या करता है, हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो ये किस टाइप का कंक्रीट हो गया, ये क्या हो गया, हाई वर्केबल, सॉरी, हाँ ये क्या हो गया, हाई वर्केबल कंक्रीट हो गया, हाई वर्केबल कंक्रीट। और ये कैसा हमारा कंक्रीट हो गया, ये हमारा हो गया लो वर्केबल कंक्रीट, लो वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, लो वर्केबल कंक्रीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये नोट पॉइंट।
क्या है नोट पॉइंट? अगर सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट when increases the workability of concrete reduces। ठीक है, मीन्स what? lubricancy increase तो plasticity increase, और plasticity increase means what? workability increase। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, साइज ऑफ एग्रीगेट, जो कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। तो तीसरा जो फैक्टर है हमारा, जो कि हमारे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करता है, वो है हमारा डेट इज व्हाट, साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, साइज के ऊपर भी हमारा वर्केबिलिटी डिपेंड करता है। तो देखो हमारे पास दो टाइप के साइज होते हैं। कौन कौन से साइज होते हैं? दो ठो। पहला तो होता है हमारे पास बिगर साइज के एग्रीगेट, दूसरा होता है हमारा स्मॉलर साइज के एग्रीगेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज व्हाट, बिगर साइज के एग्रीगेट, बिगर साइज के एग्रीगेट जो कि हम कॉन्क्रीट्स में यूज करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक और होता है क्या, स्मॉलर साइज के एग्रीगेट। ठीक है, स्मॉलर साइज एग्रीगेट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट या फिर कोर्सर टाइप के एग्रीगेट, कोर्सर एग्रीगेट। और ये क्या होगा, फाइनर एग्रीगेट। ठीक है, फाइनर एग्रीगेट। ठीक है, तो देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक केजी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सैंपल उठा रहा हूँ जिसमें कि 1 केजी किसका रहेगा, बिगर साइज के पार्टिकल रहेंगे, और 1 केजी स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं जब देखता हूँ तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज्यादा होंगे, बिगर साइज में होंगे या स्मॉलर साइज में होंगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज्यादा होंगे, स्मॉलर साइज में। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परसेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें क्या हो गए, कम हो गए, लेस हो गए। और अगर मैं कंपेयर करूँ स्मॉल साइज एग्रीगेट में, तो उसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस एरिया भी ज्यादा हो गया। सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट क्या हो गया, ये भी ज्यादा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, और सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा एग्रीगेट्स का, तो हमने नोट पॉइंट पीछे लिखा था कि क्या लिखा था, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगी, वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगी, इसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। और इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या हो गया, वर्केबिलिटी कम होगी, है ना। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, इफ द साइज ऑफ एग्रीगेट इज इंक्रीज्ड देन द वर्केबिलिटी ऑफ मिक्स विल आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखते हैं पॉइंट्स को, कंक्लूजन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन ये निकला, अगर इफ 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 द साइज ऑफ aggregate if the size of aggregate is increased then workability of mix will also increase।
ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है हमारे पास, जो नेक्स्ट फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट्स को, दैट इज व्हाट शेप ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, शेप ऑफ एग्रीगेट्स क्या कर रहे हैं, हमारे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे, देखो इसके लिए हमारे को शेप समझना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से साइज का, कौन कौन से शेप का हमारे पास एग्रीगेट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहला है हमारा इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप, या फिर और इसी को क्या बोल सकते हैं हम, क्यूबिकल, क्यूबिकल शेप। ठीक है, इसका जो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो इसका कुछ डायग्राम, कुछ जो एग्रीगेट होता है उसका डायग्राम कुछ इस टाइप का रहता है, थोड़ा सा क्यूबिकल इन शेप में। दूसरा जो हमारे पास होता है दैट इज व्हाट फ्लैकी टाइप का एग्रीगेट होता है, फ्लैकी, और इसी को और क्या बोल सकते हैं, इलोंगेटेड। ठीक है, इलोंगेटेड, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखते हैं। ठीक है, अगर आप एग्रीगेट उठा के देखोगे तो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एग्रीगेट। ठीक है, ये कैसा है, इरेगुलर शेप में, दैट इज व्हाट क्यूबिकल शेप में। ये थोड़ा सा फ्लैकी नेचर है। और इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जो सबसे बेस्ट होता है कॉन्क्रीट्स के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट राउंडेड एग्रीगेट। ठीक है, थोड़ा सा कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा राउंड रहेगा, राउंड शेप में रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे इनके सरफेस एरिया के बारे में। अगर मैं इस राउंडेड एग्रीगेट के सरफेस एरिया देखूं और कंपेयर करूं किसके साथ, क्यूबिकल्स के साथ, तो जो राउंडेड एरिया का जो सरफेस एरिया क्या निकल के आता है, कम निकल के आता है एज कम्पेयर टू क्यूबिकल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट्स, दैट इज व्हाट राउंडेड, राउंडेड एग्रीगेट का सरफेस एरिया, राउंडेड एग्रीगेट सरफेस एरिया is less as compared to irregular shape। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, राउंडेड एग्रीगेट का जो सरफेस एरिया कम निकल के आता है, और जैसे मैंने डिस्कस किया कि सरफेस एरिया अगर कम निकल के आ रहा है तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर राउंडेड 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 एग्रीगेट होने से क्या हो रहा है, एक तो ये बेस्ट है राउंडेड एग्रीगेट हमारे कॉन्क्रीट्स के लिए, और इसके कारण क्या हो रही है, जो वर्केबिलिटी निकल के आ रही है, कैसे निकल के आ रही है, ज्यादा निकल के आ रही है। इसका रीजन मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, जो नेक्स्ट फैक्टर्स है जो कि हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज व्हाट टेक्सचर ऑफ, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, मतलब किसकी बात कर रही है, हम एग्रीगेट के सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट की, एग्रीगेट्स के हम सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस की बात कर रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास में जो एग्रीगेट होते हैं उसके दो टाइप के सरफेस हमको मिलते हैं, या तो स्मूथ मिलता है हमको सरफेस, या फिर क्या मिलता है, रफ सरफेस मिलता है। ठीक है, स्मूथ और रफ। अब कंपेयर करते हैं इसको। अगर रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा मतलब कि क्या, फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन among particles, फ्रिक्शन among particles क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में। अब पार्टिकल्स के बीच में अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, किसके लिए, प्लेसिंग करने के टाइम पे। ठीक है, प्लेसिंग करने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। और एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लूइडिटी होती है कॉन्क्रीट की वो क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब कि क्या, जो कॉन्क्रीट की जो फ्लो होने का, जो फ्लो जैसा फ्लो होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा, स्लो होगा सरफेस के ऊपर फ्लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई ऑब्वियसली।
हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो ये वर्केबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई इसकी वर्केबिलिटी। अगर वही स्मूथ सरफेस का हमारे पास अगर एग्रीगेट है तो क्या होगा, फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या होगा, कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा पार्टिकल्स के बीच में, और फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, हमको प्लेसिंग के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो प्लेसिंग एफर्ट क्या होगा यहाँ पे, कम हो गई। और वही प्लेसिंग एफर्ट अगर हमको कम लगाना पड़ रहा तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो वर्केबिलिटी कैसा है, ज़्यादा है, हाई है वर्केबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हमको कम मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में लिखता हूँ यहाँ पे, कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन कंक्लूजन ये निकला कि रफ सरफेस एग्रीगेट्स ऑफर्स पुअर वर्केबिलिटी with respect to स्मूथ सरफेस एरिया। ठीक है, स्मूथ सरफेस एरिया, स्मूथ सरफेस, सॉरी एरिया नहीं आएगा यहाँ पे, एग्रीगेट आएगा, स्मूथ सरफेस एग्रीगेट। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट है हमारे पास, दैट इज व्हाट एफ पॉइंट है, दैट इज व्हाट ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। लास्ट पॉइंट है ये हमारा, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट हमारे पास देखो 3 टाइप के ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, आप सॉइल मैकेनिक्स में भी इसको पढ़ोगे, दैट इज व्हाट पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, अब एक करके मैं बताऊंगा पुअरली ग्रेडेड क्या होता है, वेल ग्रेडेड क्या होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता है। पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, वैसे ही आपको पता ही होगा यूनिफॉर्म ग्रेडेड। ठीक है, तो देखो पुअरली ग्रेडेड क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, पुअरली ग्रेडेड जो होता है इसमें क्या होंगे, वॉइड्स ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, वॉइड्स ज़्यादा होंगे। वेल ग्रेडेड में क्या होते हैं, वॉइड्स कम होते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता है, जब पार्टिकल्स के साइज सेम होते हैं, पार्टिकल्स के साइज सेम होते हैं। वेल ग्रेडेड में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमको जब जब ये किसी, मान लो मेरे को किसी ग्लास में जब मैं इसको फिल करूंगा तो क्या होगा, ये अच्छे से फिल होंगे। ठीक है, क्योंकि सभी साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो उसमें क्या हो गया, वॉइड्स कम निकल के आ गया। और ये चीज सेम चीज मैं क्या करूँ, पुअरली ग्रेडेड से अगर मैं फिल करूँ, पुअरली ग्रेडेड मतलब कि व्हाट, पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड का मतलब ये होता है कि जिसमें पार्टिकल्स के साइज, तो जो पुअरली ग्रेडेड भी होता है वो एक तरह का कह सकते हैं कि हम यूनिफॉर्म ग्रेडेड को भी हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म ग्रेड्स को हम क्या कह सकते हैं, पुअरली ग्रेडेड कह सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पुअरली, ठीक है, ये यूनिफॉर्म ग्रेडेड नहीं आएगा, हाँ ये यूनिफॉर्म ग्रेड है। ठीक है, पुअरली ग्रेडेड भी एक तरह का यूनिफॉर्म ग्रेड ही होता है, जिसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल सेम साइज के होते हैं। और जब हम इसको यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ पे इस ग्लास में जब फिल करेंगे तो क्या होंगे, पार्टिकल के साइज सेम होने के कारण क्या होंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स के साइज सेम होने के कारण यहाँ पे क्या होंगे, गैप्स रह जाएंगे। गैप्स रह जाएंगे मतलब क्या, वॉइड्स रह जाएंगे, और इसी कारण इसमें क्या होगा, वॉइड्स की मात्रा ज़्यादा है। और ये जो होता है आपका एक्चुअली में, ये नहीं होता, ये होता है आपका गैप गैप ग्रेडेड होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, गैप ग्रेडेड। ठीक है, जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये मान लो पार्टिकल्स हैं तो फिर क्या होंगे, गैप्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैप ग्रेडेड। ठीक है, और ये पुअरली ग्रेडेड के और नाम है, दैट इज व्हाट यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, मतलब कि जब एक जैसे साइज होते हैं हमारे पार्टिकल्स के। ठीक है, तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या और पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, पुअरली ग्रेडेड में क्या हो गया, आपकी वर्केबिलिटी, सॉरी वर्ड्स क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन वेल ग्रेडेड टू ऑब्टेन वेल ग्रेडेड एग्रीगेट various
size of aggregate is used। ठीक है, अब देखो अगर मान लो वाइड्स कम होंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने वेल ग्रेडेड सॉइल को यूज किया, वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स को यूज किया। ठीक है, या फिर ठीक है, अगर मान लो मैंने वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स को यूज किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे कि मैंने बताया कि ग्लास का, जब मैंने एग्जांपल लिया, जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को यूज किया, मतलब कि क्या, वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स को जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो क्या हो गया, यहाँ पे वॉइड्स हमको क्या मिल रहे थे, कम मिल रहे थे। क्यों, क्योंकि इसकी जो डेंसिफिकेशन क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। हम क्या करना, डेंसिफिकेशन क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉम्पैक्शन एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर कॉन्क्रीट्स में क्या होगा, लेस वॉइड्स होंगे, लेस वॉइड्स होंगे, लेस वॉइड्स होंगे तो क्या होगा, हमको लेस रिक्वायरमेंट होगा किसका, लेस रिक्वायर्ड होगा किसका, कॉम्पैक्शन का, लेस रिक्वायर्ड होगा किसका, कॉम्पैक्शन का। ठीक है, कॉम्पैक्शन हमको कम अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि कह सकता हूँ कि क्या, ये जो कंक्रीट है, ठीक है, ये जो कंक्रीट है क्या है, कैसा कंक्रीट है, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड क्या है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट कंक्रीट है। ठीक है, और अगर मान लो हमने यहाँ पे यूज किया कौन सा, पुअरली ग्रेडेड कंक्रीट या फिर वो यूनिफॉर्म नॉन पुअरली ग्रेडेड कंक्रीट, तो उस टाइप के हम कंक्रीट्स को हम क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स कंक्रीट्स। ठीक है, और ये जो एग्रीगेट्स का ग्रेडिंग होता है ये हम कहाँ पे करते हैं, ये हम करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, हमने पढ़ा था सीव एनालिसिस करके, सीव एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, इसका ग्रेडेशन करते हैं किसका, हमारे पार्टिकल्स का। ठीक है, जिसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ का कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।